हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम अपनी फटाफट रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है गुप्त काल। ये गुप्त काल के नोट्स बहुत ही सटीकता से बनाए गए हैं। आप विश्वास करिए, आप इन्हें कई बार रिवीजन करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे, खासकर पीईटी के एग्ज़ाम में तो इसमें से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक गुप्त काल। गुप्त काल का संस्थापक की बात की जाए तो गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। और इसके बाद गद्दी पर उनका पुत्र घटोत्कच आया था, घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के पुत्र थे जो गद्दी पर बैठे थे। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या? वास्तविक संस्थापक। चलिए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल था वो 319 एडी से लेकर 334 तक था। और गुप्त काल का प्रारंभ भी 319 एडी ही था। गुप्त काल का प्रारंभ भी 319 एडी ही माना जाता है। चंद्रगुप्त ने क्या क्या काम किए थे? चंद्रगुप्त ने एक तो ये गुप्त संवत चलवाया था, एक राजा रानी का सिक्का चलवाया था जो उसकी अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में चलवाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इनका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इनको नेपोलियन किसने बोला था? विंसेंट स्मिथ ने। और ये इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? इनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है। और प्रयाग अभिलेख से समुद्रगुप्त के लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। प्रयाग अभिलेख जो मिला है उसको समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र की उपाधि दी गई है। लिच्छवी दोहित्र की। जो कुमार देवी थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, इसलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र बोला जाता है। इन्होंने 20 शासकों को हराया था। किन हराया था? 20 शासकों को हराया था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी थे। एक उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इनकी तस्वीर है, उनसे ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि ये संगीत प्रेमी थे। और इनकी अन्य उपाधि कौन कौन सी हैं? कविराज। कौन कौन सी उपाधियाँ हैं इनकी? कविराज है, परम भागवत, परम क्रमांक, व्याघ्र पराक्रम आदि उपाधि इनकी जो इन्होंने धारण की थी। ये सभी इनकी प्रमुख उपाधियाँ हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम इनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है। चंद्रगुप्त ये तो बता ही दिया कि ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है। 380 ईस्वी में ये शासक बने। ठीक है। और इनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया? गुप्त काल का स्वर्ण काल। और इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की, सकारी की, परम भागवत की। परम भागवत इनसे पहले इनके पिताजी यानी समुद्रगुप्त ने धारण की थी, उसके बाद इन्होंने धारण की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। परम भागवत। चंद्र की उज्जैनी पूर्वाधीश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इन्होंने 2 राजधानी बनाई थी अपने राज्य कार्यकाल में। वो एक थी पाटलिपुत्र, दूसरी थी उज्जैन। ठीक है। इनके दरबार में जो 9 रत्न थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इन्हें बड़े ध्यान से देखना है हमें। पहले प्रमुख जो दरबारी थे वो थे कालिदास। कौन? कालिदास, जो एक कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। और दूसरे थे कवि या रचनाकार। और दूसरे थे धन्वंतरी, जो चिकित्सक या वैद्य थे। और तीसरे बरामिहिर, खगोल शास्त्री व ज्योतिष, ये ज्योतिष शास्त्री थे और खगोल शास्त्री। चौथे थे अमर सिंह, जो कोषगार थे। 5वें छपड़क, जो ज्योतिष थे। 6ठे शंकु, जो वास्तुकार थे। 7वें वेताल भट्ट, जो एक जादूगर थे। और 8वें घटकरपर, जो कूटनीतिज्ञ थे। और 9वें बररुचि, जो व्याकरणाचार्य थे। कौन थे? व्याकरणाचार्य थे। ठीक है। एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है देवी चंद्रगुप्तम, जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। इसमें यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुआ करते थे, एक रामगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त। तो रामगुप्त को शकों ने हरा दिया था। शकों से लड़ाई हुई थी, शकों ने हरा दिया था। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दिया था। इस बात को सुनकर चंद्रगुप्त को बहुत गुस्सा आया। वो इससे कितने क्रोधित हुए कि सबसे पहले तो उन्होंने शकों को हराकर ध्रुव देवी को वापस लेकर आए। और उन्होंने
इधर रामगुप्त की भी हत्या कर दी कि ऐसे राजा को गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया वापस लाकर उनसे, और स्वयं गद्दी संभाली थी उसके बाद। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है इनके शासनकाल का कि फाइयान जो एक चीनी यात्री था वो इन्हीं के शासनकाल में आया था। उसने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? फोक्यूकी। फोक्यूकी इनकी पुस्तक थी फाइयान की। ठीक है। ये आया तो स्थल मार्ग से था लेकिन गया जल मार्ग से था, गया जल मार्ग से था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट कि जो दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में एक विश्व प्रसिद्ध लौह स्तंभ है। ये किसकी स्मृति में बनाया गया है? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में बनाया गया। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गुप्त काल में किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो वो था प्रवरसेन प्रथम। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। किसके? कुमारगुप्त के शासनकाल में। और गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़े हुए हैं वो हैं आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। और गुप्त वंश के अंतिम जो शासक कौन हुए थे? विष्णुगुप्त हुए थे। कौन? विष्णुगुप्त हुए थे। अच्छा, ये प्रमुख यही पीईटी का सिलेबस है, इससे बाहर कुछ आने का नहीं है। यही दे रखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक। ठीक है। प्रमुख साहित्य की बात कर ली जाए तो प्रमुख साहित्य कौन कौन से थे गुप्त वंश के? विशाख दत्त ने क्या लिखा था? देवी चंद्रगुप्तम, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे थे कालिदास। इन्होंने कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये बार बार एग्जाम में आती रहती हैं। इन्हें आपको जरूर ध्यान रखना है, बार बार रिवीजन करिए और ये आराम से याद हो जाती हैं। ठीक है। अगले थे शूद्रक, उनकी रचना है वृक्ष कटिकम। और नेक्स्ट है वात्सायन और इनकी बहुत ही फेमस कामसूत्र इनकी रचना है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस है ये। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसी रचना थी, पहली भारतीय रचना थी ऐसी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था। ठीक है। ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। वही पूछा जाएगा पहली कौन सी रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया, तो वो कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। बात कर लेते हैं गुप्तकालीन मंदिरों को। तो कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है गुप्तकालीन? तो ये तिगवा का विष्णु मंदिर है जो जबलपुर एमपी में है। दूसरा भूमरा का शिव मंदिर है जो सतना मध्य प्रदेश एमपी में है। ये भी एक भीतर गांव का मंदिर है, ये कानपुर में है। और एक दशावतार मंदिर है, ये ललितपुर में है। कई कई जगह झांसी भी दे रखा होता है, आप जो ऑप्शन आए उसी हिसाब से लगा लीजिएगा। ठीक है। दोनों नहीं आएंगे, एक अगर दोनों भी आते हैं तो ललितपुर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ठीक है। और अगला है एरण का विष्णु मंदिर, ये सागर मध्य प्रदेश ये है। ठीक है। अजंता की गुफाएं भी गुप्त काल में बनाई गई थी और ये कितनी है संख्या में? 29 हैं। कितनी है? 29 है। गुप्त शासकों ने बनवाया था इन्हें। कहाँ है ये? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। 1983 में इन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। अब बात कर लेते हैं जो भूमि वर्गीकरण होता था गुप्तकालीन में, उनके क्या क्या नाम थे। तो जो क्षेत्र हुआ करता था, क्षेत्र होती थी जो खेती योग्य भूमि होती थी उसे क्षेत्र बोलते थे, और जो निवास करने योग्य भूमि होती थी उसे वास्तु बोलते थे। और एक शब्द होता था खिल वो ऐसी जगह जहाँ कृषि नहीं हो सकती थी, बंजर भूमि हुआ करती थी, तो उसे खिल बोलते थे। और ऐसी जगह जो कभी जुती नहीं हो या जंगली भूमि पड़ी हो उसे अपृहत बोलते थे। क्या बोलते थे? अपृहत। ठीक है। कर लगाया जाता था विशेष, वो एक पुलिस कर होता था जो पुलिस के द्वारा लगाया जाता था, वो था भट्ट कर। और एक चाट कर होता था जो लूट पर लगाया था, लुटेरों पर लगाया जाता था, कि लूट के सामान पर जो कर लगाया जाता था। ठीक है। सती का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है। और एक प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्र के शासनकाल में ये बनवाया गया था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। ये सभी मुख्य बिंदु कवर कर लिए गए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने का एग्जाम में। इसे आप बार बार रिवीजन कर लिए। देखिए 90% तो इन्हीं सब में से आता है, 10% ऊल जलाऊ चीज़ें आती हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। वो अगर आती हैं तो वो किसी पर नहीं हो पाती। ठीक है। अगर चीज़ें आएंगी तो वो यहीं से आएंगी, और जो अगर एक्स्ट्रा अलग से आएंगी तो वो सभी लोग ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, आपको सारा कुछ यहीं से मिल जाएगा। बार बार रिवीजन कीजिए। आपको आज के नोट्स कैसे लगे, आज का अपना वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
गुड बाय, टेक केयर, और इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।